तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स, है ना। नाउ लेट्स स्टार्ट डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स, ओके, क्या होता है डिटर्मिनेंट्स? बोलो, कोई आइडिया? देखो, डिटर्मिनेंट्स क्या है कि अगर सपोज कर लीजिए कि हम कोई नंबर के सीक्वेंस को, अब इसमें यही समझते, नंबर के सीक्वेंस को अगर हम ऐसे अरेंज करें, जैसे ये, तो ये कहलाएगा मेरा डिटर्मिनेंट्स 2/2 का, है ना। और इस डिटर्मिनेंट्स की अगर हम वैल्यू देखें तो ये वैल्यू क्या होगी? ए का डी से मल्टीप्लीकेशन, बी का सी से मल्टीप्लीकेशन, तो दिस विल बी ए डी माइनस बी सी। तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स कम टू बी ए डी माइनस बी सी। तो 2/2 का ये डिटर्मिनेंट्स कहलाएगा। 2/2 मतलब 2 रो हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। अगर सपोज करिए कि आपको मैंने 3/3 का डिटर्मिनेंट्स दिया, दैट इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, आ जाओ। तो दिस इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3/3, मीन्स द नंबर ऑफ numbers are arranged in such a way that row wise and column wise हम एक नंबर का अरेंजमेंट करते हैं, है ना। और इसको अगर सपोज कर लो मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं या डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो दिस रिप्रेजेंट्स द डिटर्मिनेंट्स, द अरेंजमेंट ऑफ द वैल्यूज। अब इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग को सीखना होगा। तो डिटर्मिनेंट समझ में आया? बेसिकली क्या है? डिटर्मिनेंट्स इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन दिस वे, ओके। 2/2 का डिटर्मिनेंट्स है तो इसकी वैल्यू हमारे साथ ऐसे आएगी, दैट इज ए डी माइनस बी सी। अब डिटर्मिनेंट्स का जब वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले सीखना होगा कि व्हाट आर माइनर्स। तो सबसे पहले लिखो माइनर्स क्या होते हैं। माइनर्स, अच्छा, जो नंबर्स तुम लोग लिखते हो ना, इस नंबर्स का मतलब क्या है? जैसे A11, तो A11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। जैसे A32 मींस थर्ड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ओके। तो इसी तरह से हर एलिमेंट का अपना एक माइनर होगा। क्या होगा? एक माइनर होता है हर एलिमेंट का। अब उस माइनर की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे? सपोज हमको निकालना है M11, तो M11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनर ऑफ A11, है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट कॉलम का जो माइनर है एलिमेंट, उसका माइनर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? जिसका जैसे मान लो अपन इसका माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस रो को और इस कॉलम को आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो बचेगा क्या मेरे पास? A22, देखो A22, A23, A32, A33, इज दैट ओके? अब इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू तो आप आराम से निकाल लोगे। क्या होगी इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू? जल्दी से बताओ। A22, A33 माइनस A32, A23, इज दैट ओके? तो दिस इज नथिंग बट इट इज द माइनर ऑफ A11। A11 का माइनर ये हो जाएगा। तो इसी तरह से हम हर एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट्स में। बोलिए भाई, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो मेरे को निकालना है M23, यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसका माइनर मेरे को फाइंड आउट करना है। तो अब इसका माइनर फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कौन से एलिमेंट को कैंसिल करना पड़ेगा? दिस एलिमेंट और ये एलिमेंट मेरे कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रहा? तो मेरे पास बच कौन कौन से रहे हैं? A11, A12, समझ में आ रही बात? A11, A12 और क्या बच रहा है?
A31 A32, तो दिस इज A31 A32, तो व्हाट इज इट्स वैल्यू, दिस इज नथिंग बट A11 A32 माइनस A31 A12, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द माइनर। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम हर एलिमेंट्स के माइनर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यस और नो, बोलो, यहां तक क्लियर है कि हाउ टू फाइंड आउट द माइनर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स। ठीक, अब आती है बात कि वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो हमेशा याद रखो, किसी भी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द रो और एनी ऑफ द कॉलम। किसी एक रो के अगेंस्ट या किसी एक कॉलम के अगेंस्ट हम उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो अगर सपोज कर लो मैं फर्स्ट रो के अगेंस्ट एक्सपेंड कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फर्स्ट रो से ही करता हूं, तो फर्स्ट रो के अगेंस्ट अगर आप मान लो कर रहे हो, तो इस डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, एलिमेंट, समझ में आया? जैसे A11, फर्स्ट रो में एलिमेंट कौन कौन से हैं, A11 A12 एंड A13, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स माइनर, दैट इज A11 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, M11, फिर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आपका चलेगा। ठीक है, क्या होगा, अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मींस ये पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, नेगेटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दिस वन पॉजिटिव। ओके, फर्स्ट वन विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव। तो A11 M11, अब ये किस साइन के साथ आएगा, माइनस के साथ, तो माइनस A12, फिर क्या होगा इसके साथ, M12, फिर प्लस A13 M13। क्या ये बात समझ में आई, बोलो? और हम हर एलिमेंट के माइनर को इजीली इस प्रोसेस से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। ओके, अब सपोज कर लो किसी ने कहा कि सर मैं सेकंड कॉलम के अगेंस्ट एक्सपेंड करना चाह रहा हूं, किसके अगेंस्ट, सेकंड कॉलम के अगेंस्ट। तो जरा सेकंड कॉलम के अगेंस्ट देखो, और सारे आप किसी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अगेंस्ट अगर एक्सपेंड करते हो तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑलवेज बी सेम। ओके, तो अब क्या क्या होगा, ये किस साइन के साथ आएगा, सेकंड कॉलम में एलिमेंट कौन से हैं, दिस वन, तो क्या आएगा जल्दी से बताओ, माइनस A12 M12 प्लस A22 M22 माइनस A32 M32। तो दिस विल बी द एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड कॉलम। ओके, ये क्या था, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो के एलिमेंट के अगेंस्ट था। क्या ये बात समझ में आई? तो हम इस तरह से किसी भी एक रो, याद रखना आइदर रो और बाई कॉलम, हम एक्सपेंड करेंगे और पहले वाले को आप क्या साइन दोगे, पॉजिटिव, आफ्टर दैट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा। जैसे ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इज दैट ओके? क्लियर है ये चीज, बोलो भाई? और उस एलिमेंट के साइन के साथ में आप ऐसे लिख देंगे तो दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। क्या ये क्लियर है, बोलो? तो अगर मैं एक डिटर्मिनेंट सिंपल सा बनाऊं तो आप हमको उसका वैल्यू बता सकते हैं क्या होगी? चलो तो एक एग्जांपल करते हैं इसी को। मान लो कि मैंने एक डिटर्मिनेंट्स दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फॉर एग्जाम्पल, ये एक डिटर्मिनेंट्स है। अब हमको इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू नॉर्मली फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम सबके क्या निकालेंगे, माइनर्स। बोलो, अब क्या हमको सारे माइनर्स निकालने की जरूरत है? बोलो, किसी भी एक रो के एलिमेंट के या एक कॉलम के एलिमेंट के माइनर आप फाइंड आउट कर लीजिए, है ना? तो हम फर्स्ट रो के एलिमेंट के जैसे निकालना है, तो M11 क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। M11 की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 6। यस और नो? तो ये कितना आएगा, जल्दी जल्दी बताते जाओ।
9 इंटू 5 कितना हो गया? 45 माइनस 48, तो दिस कम्स टू बी -3। इसी तरह से अब मेरे को बताओ M12 क्या हो जाएगा? दैट इज 9 इंटू 4 दैट इज 36 माइनस 7 इंटू 6 दैट इज 42, दिस कम्स टू बी -6। एंड M13 क्या हो जाएगा? 8 इंटू 4 दैट इज 32 माइनस 7 इंटू 5, क्लियर? 35, तो दिस कम्स टू बी -3, क्लियर है? अब इस वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई -3। अब ये किस साइन के साथ आएगा? माइनस, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दैट इज -6 प्लस 3 इंटू माइनस दैट इज -3, तो इसकी वैल्यू आई -3, this comes +12, this comes -9 and the value of the determinants comes to be 0। तो इस डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या आ गई? 0, क्लियर है? तो ये हमको समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को विद रिस्पेक्ट टू एनी रो एक्सपेंड करके या एनी कॉलम एक्सपेंड करके विद द हेल्प ऑफ माइनर्स वी कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। इज दैट ओके? बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? अब देखिए क्या होगा, ये तो माइनर हम लोगों ने समझ लिया कि भाई हमको माइनर कैसे फाइंड आउट करना होगा, ठीक है? कभी कभी तुमसे क्वेश्चन में पूछ लेगा स्पेशली किसी एक एलिमेंट का माइनर बताओ, है ना? कि फॉर एग्जांपल 6 का माइनर क्या होगा? तो 6 का अगर यहां पूछा जाए माइनर क्या है, व्हाट इज द माइनर ऑफ 6, तो व्हाट इज द माइनर ऑफ 6? माइनर ऑफ 6 क्या होगा? 8 इंटू 14 -6, तो माइनर ऑफ दिस इज -6। यहां तक क्लियर है? माइनर तक क्लियर हो गया? बोलो, ओके। नाउ तो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कोफैक्टर्स। अब बात हम लोग करेंगे कोफैक्टर्स क्या होते हैं, है ना? तो कोफैक्टर को हम जनरली Cij से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय Cij? Cij इज नथिंग बट द कोफैक्टर ऑफ द ith रो jth कॉलम का जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर। फर्स्ट वाला जो सफिक्स होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? रो को। और सेकंड वाला सफिक्स जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलम को। तो Cij रिप्रेजेंट दैट ith रो jth कॉलम पे जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर, एंड दिस कोफैक्टर वैल्यू इज नथिंग बट इट इज -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij। ये याद रखिएगा। Cij की वैल्यू क्या होती है? -1 रेज टू द पावर i प्लस j Mij। ओके, क्लियर है? अब जैसे मान लो कि यहां पे था M11, तो M11 की वैल्यू कितनी आई थी? -3। अब मान लो मेरे को ये C11 निकालना है, तो C11 क्या होगा? -1 की पावर I प्लस j दैट इज 2, दैट इज 1 प्लस 1, दिस कम्स टू बी 2 इंटू M11, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3, क्लियर है? फिर हमारा है C12, तो ये क्या होगा? -1 की पावर 3 M12, और जरा M12 की वैल्यू कितनी आई थी? -6, और ये माइनस साइन देगा तो माइनस माइनस प्लस, तो दिस कम्स टू बी +6। समझ में आ रही बात? इसी तरह से C13 होगा -1 की पावर 4 M13 कितना था भाई? -3, और ये -1 की पावर 4 दैट इज 1, तो ये कितना हो जाएगा? -3। बोलो, तो ये कोफैक्टर्स निकल के आ गए। हम इस तरह से किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो भाई, अब जो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स होती है, अभी हमने जो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट सीखी थी वो किस फॉर्म में सीखी थी? माइनर्स के, विद रिस्पेक्ट टू माइनर्स, है ना? लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट जो फाइंड आउट करते हैं वो किस में निकालते हैं? कोफैक्टर्स के फॉर्म पे। किस में निकालेंगे? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में तुम्हारा क्या आता है? डेल्टा की वैल्यू होती है A11 C11। मान लो मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है ना? तो A11 C11 प्लस A12 C12
प्लस A13 C13। इसमें बस याद रखना कि सारे कैसे साइन के साथ लिखे जाएंगे, प्लस साइन के साथ, और जब हम लोग माइनस को फैक्टर्स निकाल रहे होंगे तो प्लस माइनस साइन इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, है ना। तो अब जैसे मान लो कि इसमें वैल्यू रखनी है, तो A11 की वैल्यू बताओ कितनी थी, 1, तो 1 इंटू -3 दैट इज -3 हो जाएगा, प्लस A12 की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 इंटू C12 की वैल्यू कितनी आई थी 6, तो दिस इज 6, और A13 कितना है 3, तो प्लस 3 इंटू -3 तो दैट इज -9, तो वैल्यू कितनी आ गई 0, -9 -3 that is -12 plus 12 this comes to be 0, so the value of the determinants comes out to be 0। क्या ये बात समझ में आ गई। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स के बाद हम लोग फिर डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्या यहां तक क्लियर है कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। अच्छा अब ये समझ लो, जैसे डिटर्मिनेंट्स लगा हुआ है तो ये ऐसे 2 वर्टिकल कॉलम लगी हुई है, उसके अंदर सारे नंबर्स अरेंज्ड हैं, तो इट डजंट मीन कि ये मॉड लगा है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ये निगेटिव भी हो सकती है, ये 0 भी आ सकती है ना। तो ये सिग्निफाई मत करना कि भैया ये तो मॉड लगा हुआ है और मॉड में कोई भी चीज होगी तो उसका आउटपुट हमेशा हमको पॉजिटिव मिलेगा, तो डिटर्मिनेंट्स में वो चीज नहीं है। डेल्टा कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी निगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, और इट कैन बी 0 2। यहां तक क्लियर है, बोलो। अच्छा अब बात क्या आती है कि भाई डिटर्मिनेंट्स में हम लोग को जब इवेल्युएट करना है, वैल्यू को कैलकुलेट करनी है, तो तुमने देखा कि या आइदर हम लोग किसी रो के अगेंस्ट में या किसी कॉलम के अगेंस्ट में क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेंड कर रहे होते हैं, है ना। तो बेटर क्या होगा, आप ध्यान से समझो कि अगर मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं तो किसी भी रो में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आ जाएं या किसी भी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आ जाएं, तो इनकी वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 0 कैंसिल आउट होता जाएगा, तो मेरी कैलकुलेशन उतनी ही कम हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो कभी भी डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन अगर हमको सॉल्व करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि ट्राई टू मेक एज मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरोज इन द डिटर्मिनेंट्स, और जिस रो या जिस कॉलम में जितने ज्यादा जीरो आए हम उसी रो या उसी कॉलम के अगेंस्ट में एक्सपेंशन करते हैं। समझ में आ रही बात, है ना, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज और हमको लाने हैं रो में और कॉलम में। किसमें किसमें, रो में और कॉलम में। जितने ज्यादा से ज्यादा हमारे जीरो आ जाएंगे तो हम लोग उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, बोलो भाई। तो अब ये चीज को करने के लिए हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं डिटर्मिनेंट्स में और कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, है ना। तो लिखो ऑपरेशंस ऑन डिटर्मिनेंट्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्या क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है आइदर रो वाइज होंगे और कॉलम वाइज होते हैं। ठीक है, इज दैट ओके। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब क्या होगा कि जैसे सपोज कर लो कि ये लिखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। लेट अस अज्यूम ये चीजें हमको दी गई हैं, है ना। इसको हमने कहा ये मेरा क्या कहलाएगा R1 फर्स्ट रो के एलिमेंट। इसी तरह से ये क्या कहलाएगा R2 और ये क्या कहलाएगा R3। सिमिलरली ये क्या है मेरा C1 दिस वन, C2 सेकेंड कॉलम और ये मेरा है थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम। ठीक है, अब एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसा होता है कि जैसे सपोज कर लो कि मैंने ऑपरेशन करा R1 माइनस A टाइम्स R2 प्लस B टाइम्स R3। ये किसमें किया, R1 में। R1 को मैंने लिखा R1 माइनस A टाइम्स R2 प्लस B टाइम्स R3। इस ऑपरेशन को हम कहेंगे, चूंकि ये किस में हो रहा है, रो वाइज हो रहा है ना, तो इस ऑपरेशन को कहते हैं रो ऑपरेशन।
इसी तरह से मान लो अगर कॉलम में हो रहा होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम का ऑपरेशन। किसी भी रो को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से चेंज करने का मतलब क्या है कि सेकंड रो के एलिमेंट में मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई नंबर ए से, और थर्ड रो में मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एनी नंबर बी से, और फिर इनको सेकंड रो के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, थर्ड रो के एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, किसमें, R1 में। और ये मेरा R1 जो अब चेंज होगा वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो अब R1 के एलिमेंट क्या हो सकते हैं, मैं सिर्फ R1 के बता रहा हूं। तो R1 का देखो एलिमेंट क्या हो जाएगा, हम इस R1 को चेंज कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट रो का एलिमेंट लेंगे तो वो क्या होगा, A11 माइनस सेकेंड रो का एलिमेंट लेंगे तो इसमें सेकेंड रो का एलिमेंट क्या जाएगा, इसमें सेकेंड रो का एलिमेंट जब जाएगा इसी R1 पे तो ये क्या बनेगा, माइनस ए टाइम्स A21, यही तो है इसके करस्पॉन्डिंग। तो माइनस ए टाइम्स A21, और R3 में क्या है, B का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। R3 में हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, B का। तो B का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, प्लस B टाइम्स A31। इसी तरह से अब यहां वाला एलिमेंट लिखोगे तो यहां का क्या एलिमेंट हो जाएगा, जल्दी से बताओ, A12। भाई R1 के सारे एलिमेंट पे वही ऑपरेशन चलेगा ना, A12 माइनस A टाइम्स A22 प्लस B टाइम्स A, बोलो, 32। और सिमिलरली थर्ड वाला आप लिख लोगे। और ये दोनों एलिमेंट रो के एलिमेंट पे हमने चूंकि कोई ऑपरेशन, कोई चेंज तो किया नहीं है, तो ये इंटैक्ट वैसे ही रहेंगे। तो ये कैसे रहेगा, A21, दिस वन A22, और यहां वाला जो होगा वो A23, दिस इज A31, A32 एंड दिस इज A33। तो ये मेरा क्या हुआ, फर्स्ट रो के एलिमेंट को हमने चेंज कर दिया। नाउ द फर्स्ट रो एलिमेंट हैज बीन चेंज्ड बाय दिस वे। ओके, तो क्या इससे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क आएगा, नहीं। तो पहला यही है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स डज नॉट चेंज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स डज नॉट चेंज। अगर हमारा किसी भी एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन अगर हम कर रहे हैं तो कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे सपोज कर लो इसमें मैं कॉलम ऑपरेशन एक लगाना चाहता कि मैं कहता C2 जो है वो चेंज होगा C2 माइनस C1 में। लेट अस अज्यूम कि मैं C2 को चेंज कर रहा हूं। अब देखो इसका मतलब ये होता है कि नाउ C2 इज बीइंग चेंज्ड बाय हाउ, तो C2 माइनस C1। तो C2 के एलिमेंट में मैं किसके एलिमेंट घटा रहा हूं, C1। मतलब कि सेकंड कॉलम में हम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को घटा देंगे तो जो बनेगा वो मेरा सेकंड कॉलम आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही मेरी बात। तो फर्स्ट वाला कॉलम में तो इंटैक्ट ऐसे ही सच बना रहेगा, तो वो क्या है, A11, A21, A31। अब सेकंड वाले में मैं किसको घटा रहा हूं, सेकंड कॉलम में मैं किसके एलिमेंट घटा रहा हूं, फर्स्ट कॉलम के। तो ये कैसे चेंज होगा, जल्दी से बोलो भैया। इसके कॉलम में इसके एलिमेंट घटाओगे तो क्या बनेगा, A12 माइनस A11, नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात मेरी। तो ये क्या बन जाएगा, A12 माइनस A11। इसमें क्या बन जाएगा, A22 माइनस A21। इसमें क्या बनेगा, A32 माइनस A31। और चूंकि इस पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं कर रखा है तो ये फिर ऐसे ही आ जाएगा, दैट इज A13, A23 एंड A33। तो दिस कम्स आउट टू बी डेल्टा। तो ये अभी भी इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल्टा के ही बराबर होगी। मींस द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स डज नॉट चेंज बाय डूइंग एनी एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन हमेशा किस पे होता है, इधर रो वाइज और कॉलम वाइज। क्या ये चीज समझ में आई, बोलो। ये भी एलिमेंट्री ऑपरेशन हम क्यों करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस को बनाने के लिए। जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया था ना कि अगर हमको किसी भी डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एनी रो और एनी कॉलम, तो हमारा मेन एम क्या होना चाहिए, ट्राई टू मैक्सिमाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। जितने ज्यादा से ज्यादा जीरो हम बना सके।
तो वो बनाएंगे हम कैसे, वो हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एनी रो ऑपरेशन और एनी कॉलम ऑपरेशन। समझ में आ रही बात है ना? बोलो। और इसको करने से हमारे डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये नंबर्स हैं, ये तो हम अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, है ना? दीज आर द नंबर। तुमको ये देखना है कि हम कैसे मैक्सिमम इसमें जीरो बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो लिखा होता कि यहां पे है 3 और यहां पे है 1, यहां पे है 6 और यहां पे है 2, यहां पे है 8 और यहां पे है 4 और ये है 11, 12, 9, है ना? इसको 4 की जगह पे इसको अभी अपन ले लेते हैं, लेट इट बी 5। अब जैसे सपोज कर लो ये है ना? अब हमको इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने हैं। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं R1 को ऐसे चेंज करूं, कैसे चेंज करूं, R1 माइनस 3 टाइम्स R2 कर दूं, तो देखो ये R1 में 3 टाइम्स R2 जब करोगे तो देखो ये क्या चेंज होगा। देखो यहां पे मैं दिखा रहा हूं, इस R1 को चेंज करो, इसका 3 टाइम्स इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। इसमें 3 टाइम्स यहां सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बन जाएगा 0। 6 माइनस 6 हो जाएगा 0। और इसका 3 टाइम्स जब यहां ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -7। ओके, तो तुमको 2 जीरो मिल गए एक रो में। इसको हम ऐसा अभी इंडेक्ट लिख ले रहे हैं, 1 2 5 11 12 9। तो अब इसको किस रो के अगेंस्ट हम एक्सपेंड कर दें, फर्स्ट रो के अगेंस्ट हम एक्सपेंड कर देंगे, तो ये जीरो और सिर्फ इसके मल्टीप्लिकेशन से मुझे वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये समझ में आया कि हाउ टू डू द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और साइमल्टेनियसली हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, बस मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने के ट्राई करना है। नहीं समझ में आया? इज दैट क्लियर? बोलो। और जब भी हम एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन करते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स नेवर चेंजेस, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स चेंज नहीं होगी। क्लियर? अच्छा, फिर देखो कोई नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको नोट कर लिया? पार्ट क्या कह रहे हो? ये मैंने कब कहा भैया, यहां सेकंड कॉलम के लिए करा है, किसी में भी कर सकते हैं। यस, है ना? ये थोड़ी ना मैंने कहा कि ये रो, ये तो मैंने एक एग्जांपल समझा, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में हम इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी मतलब मैं समझा नहीं बात को। R1 में 3 नहीं, अपने आप से आप नहीं करोगे, रो ऑपरेशन ही लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम यहां करेंगे कि सर हमने फर्स्ट वाले में से 3 3 3 घटा दिया है ना? यू डोंट डू दिस थिंग। R1 में R1 को R2 के साथ या R3 के साथ ही कनेक्ट करना पड़ेगा, ये चीज तो तुम्हारा मेंशन होना ही चाहिए, है ना? आई कांट डू दिस वे कि सर R1 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं R1 माइनस ए, ये गलत है ना? अपने तरफ से कोई नंबर को जोड़ा या घटा दिया, ये चीज नहीं हो सकती है। वो हमेशा रो वाइज के ही कॉलम के एलिमेंट्स के साथ में कनेक्ट होकर ही हमको करना होगा। समझ में आ गई बात, है ना? तो ये ना कर देना भाई गलती से भी। इट इज ऑलवेज समथिंग लाइक दिस। इज दैट ओके? समझ में आ गया? बोलो। हाँ, कहां पे? अरे कोई जरूरी थोड़ी ना है, हम तो कोई भी रो और कोई भी कुछ भी कर सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार में तुम करोगे तो सर R1 R2 R3 सबको लेके चलना है। इस वाले एग्जांपल में मैंने C1 और C2 ही तो लिया था, है ना? किसी भी एक कॉलम को या किसी भी रो को कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर हर बार हमको R1 R2 R3 ही इन्वॉल्व करना है, किसी को भी कर सकते हो। R1 R3 को कर सकते हैं, R2 R3 को कर सकते हैं, हाँ, लेकिन किन्हीं दो या किन्हीं दो कॉलम या किन्हीं दो रो को इन्वॉल्व करोगे, ऐसा नहीं होगा कि फिर हम ये काम कर दें। समझ में आ रही मेरी बात, है ना? बोलो भाई, इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट प्रॉपर्टी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अभी देखो तुमने ये इसमें देखा था कि जैसे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स में अगर हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, यहां ध्यान दो अब जरा, अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं तो ये क्या होगा? 7 टाइम्स समथिंग नंबर, इसका कोफैक्टर्स निकाल लेंगे और उसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्रॉपर्टी में तुम्हारी क्या कहेगा? सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी तुम्हारी क्या थी? एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस को बना सकते हैं और इससे वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है। दूसरी है कि अगर सपोज कर लो कि कोई आपको दिया गया, जैसे मैं बार बार डेल्टा को अब ऐसे अगर लिख रहा हूं तो आगे से मैं डेल्टा लिखूंगा तो समझ जाना यही मैं पूरी चीज लिख रहा हूं, है ना। A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, अगर मैं इसके किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट जो होगी वो उतने टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। मतलब मान लो कि अगर डेल्टा डैश कोई डिटर्मिनेंट्स मैंने करा और मैंने मान लो फर्स्ट रो में एक के रियल नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज K11 K टाइम्स 12 K टाइम्स 13 और ये A21 A22 A23 A31 A32 A33 है। समझ में आ रही बात, है ना। तो याद रखना, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो से हम K को कॉलम फर्स्ट रो के एलिमेंट से K को कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे तुमने K को कॉमन लिया तो देखो पूरा डिटर्मिनेंट्स यही बन जाएगा। तो दिस कम्स टू बी डेल्टा डैश। तो दिस इज K टाइम्स डेल्टा, है ना। मतलब क्या है? जब भी याद रखना डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स में तो किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के एलिमेंट में कंटिन्यूअस वो मल्टीप्लाई होगा। जैसे मान लो मैंने K का मल्टीप्लाई किया तो K का मल्टीप्लाई वो फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो के एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहां पे किसमें मैंने किया है? फर्स्ट रो में, है ना। या फिर तुम फर्स्ट कॉलम में किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हो और उसकी वैल्यू क्या आएगी डिटर्मिनेंट्स की? वो K टाइम्स डेल्टा हो जाएगी। या अगर हमको इसी को रिवर्स ऑर्डर में अगर हम कहें तो रिवर्स ऑर्डर में है कि अगर ये चीज दी गई है डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू, है ना, तो हम कॉलम फर्स्ट रो के एलिमेंट से K को कॉमन ले सकते हैं, K को कॉमन ले सकते हैं। अब ये चीज को समझोगे कैसे? इस वाले में आ जाओ। फर्स्ट रो के एलिमेंट से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? -7। -7 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 बन जाएगा, बोलो, है ना। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट से अगर मैं -7 कॉमन ले लूंगा तो ये 1 हो जाएगा, फिर हम एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? समझ में आई बात? नेक्स्ट, क्या हो गया? हाँ, K टाइम्स ही आएगा। यस, हमने अगर K से मल्टीप्लाई कर दिया है तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स विल ऑटोमेटिकली कम्स K टाइम्स दिस वन, है ना। किसी भी कॉलम में तुमने कर दिया है तो वो K टाइम्स उतना हो जाएगा। ठीक है, आप दो रो में कर लो। मान लो इसमें K1 कर दिया, इसमें सारे में K2 कर दिया तो K1 इंटू K2 हो जाएगा, है ना। क्योंकि तुम वो उस फर्स्ट रो से सारे एलिमेंट से क्या कॉमन ले लोगे? K1 बाहर आ जाएगा। सेकंड रो से क्या कॉमन ले लोगे? K2, वो बाहर आ जाएगा। तो K1 K2 टाइम्स फिर से यही डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा, तो दैट इज डेल्टा, है ना। तो ये तो तुम पे डिपेंड करेगा कि हम क्या क्या किस तरह से कॉमन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कर लो कि यहां पे अगर मैं लिखूं कि डेल्टा है 2 4 6 7 14 56 1 4 5, लेट अस अज्यूम। तो अब ये कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट रो से तुम्हें क्या कॉलम दिख रहा है? 2 कॉमन दिख रहा है, तो फर्स्ट रो से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं। सेकंड से तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है? 7, तो मैंने 7 कॉमन ले लिया। तो अब यहां क्या बनेगा? 1 2 3, यहां क्या बन जाएगा? 1 2
8 और ये 1 4 5। अब इस डिटर्मिनेंट्स को तुम कैलकुलेट कर लो। इस डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए अब इसमें देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हमको बनाने हैं, तो हम कैसे बनाएं, कैसे जीरोस बनाएं? देखो 14, मैं फर्स्ट रो से R1 में R2 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। ओके, ये क्या जाएगा 0, ये क्या जाएगा 0, ये क्या जाएगा -5। ये नहीं है कि हम एक ही रो में 0 बनाए, जितने ज्यादा तुम बना सकते हो। मैं इसको इसमें फिर सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, मैं मींस R2 माइनस R3 करने जा रहा हूं। R2 को कैसे चेंज कर रहा हूं, R2 माइनस R3। तो R2 में R3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या बनेगा 0, ये क्या बनेगा -2। बात समझ में आ रही है? ये क्या बनेगा 3, और एक रो को हमेशा इंटैक्ट सेम रहने देना है या कॉलम को, तो दिस इज 1 4 5। इज दैट ओके? अब हम किसी भी एक के अगेंस्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने मान लो कि ये और ये एक्सपेंड किया, तो मतलब हमने एक्सपेंशन किसके अबाउट किया है 1 के अबाउट। इसके अबाउट हमने जैसे एक्सपेंशन किया तो दिस इज 14। देखो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस प्लस। हम फर्स्ट कॉलम के अगेंस्ट कर रहे हैं। मैं किसके अगेंस्ट कर रहा हूं, फर्स्ट कॉलम। 0 इंटू इसका को फैक्टर खत्म हो गया, 0 इंटू दैट को फैक्टर खत्म हो गया, प्लस 1 इंटू इसका को फैक्टर। तो इसका को फैक्टर क्या होगा, दिस इंटू दिस। बोलो भाई, तो ये क्या हो गया 0 और ये क्या देगा 10, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस, तो दैट इज 0 माइनस 10। तो दिस -1, तो द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट कम्स आउट टू बी -1। नहीं समझ में आया? बिल्कुल, आप इस रो के अगेंस्ट कर लेते, आपको इस मतलब जितने ज्यादा कर सकते हो तुम कर लो। हम क्या कह रहे हैं, जितने ज्यादा तुम ऑपरेशन लगा सकते हो, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के जितने ज्यादा जीरो ला सकते हो वो जीरो ले आओ। मतलब एक एलिमेंट्री ऑपरेशन के साथ उसी जो आंसर है उससे एक बार बिल्कुल 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 एक बार ऑपरेशन कर लिया, फिर जो हमको मिला, फिर उस पर हमने दूसरा ऑपरेशन किया, फिर तीसरा किया, जितने ज्यादा करते जा सकते हो। तुम्हें जीरो बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल स्ट्रैक पे ही हमको सारा आंसर निकल के आ जाएगा। पहले एक ऑपरेशन किया, फिर तुम देखोगे कि अब इसमें रो या कॉलम का कौन सा ऑपरेशन करे कि फिर से कोई जीरो बने, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि भाई अब आगे और क्या करें। स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओगे तो एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लाने हैं। कर सकते हो, हाँ ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रो कॉलम सब लगा सकते हो, एलिमेंट्री ऑपरेशन है, तुम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस उसका जो रूल है वो रूल को ब्रेक नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना कि रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। रूल ब्रेक का इन द सेंस कि जो हमने बताया था कि एक रो में दूसरे रो के एलिमेंट को ऐड सब्ट्रैक्ट किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अपने आप से कोई नंबर उसमें कंटिन्यूअसली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया है। समझ में आ गई बात? बोलो। तो दूसरी प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हम लोग कोई भी नंबर का कॉमन चाहे तो उस कॉमन को बाहर अगर ले लेंगे तो वो एक रो या एक कॉलम से ही वो एलिमेंट का पूरा पूरा कॉलम कॉमन आना चाहिए। समझ में आ गई बात? थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है? थर्ड प्रॉपर्टी तुम्हारा कहता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स में दो रो, जैसे मान लो कि ये A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2 है। अगर कोई दो रो, कोई भी दो रो, अब इसमें ये ना कह देना सर R1 और R2 ही होगा, ऐसा नहीं है, कोई भी दो रो। क्लियर है? जैसे R1 R2 यहां पे क्या है, सेम है, यहां पे R1 और R2 के एलिमेंट सेम है, तो एनी टू रो ब्रैकेट में लिखोगे कॉलम। यही चीज कॉलम के लिए भी हो सकती है कि कोई भी दो कॉलम, और जैसे मान लो कि यहां पे A1 B1 C1, यहां पे A2 B2 C2, और यहां पे है A1 B1 C1। तो इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है? फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम के
एलिमेंट जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, सिमिलर है। और यहां पे तुम्हें क्या दिख रहा है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो के एलिमेंट जो है साइमल्टेनियसली सेम है। तो किन्हीं भी दो रो, कोई भी दो रो होंगे या कोई भी दो कॉलम अगर कॉरस्पॉन्डिंगली सेम होते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑलवेज बिकम्स जीरो। तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। समझ में आ गई मेरी बात, है ना, कि अगर कोई भी दो रो के एलिमेंट या कोई भी दो कॉलम के एलिमेंट सिमिलर आते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स कम्स आउट टू बी जीरो। हाँ, मतलब क्या कंफ्यूज हो रहा है भाई तुमको? ये डिटर्मिनेंट बन के आ गया, अगर एक रो और दूसरी रो दोनों अगर सिमिलर हैं तो वो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स कम्स टू बी जीरो, है ना। इसी तरह से अगर कॉलम में कोई दो तुमको दिख गया कि कॉलम के एलिमेंट सेम आ रहे हैं तो उसकी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट सेम आ गए तो वैल्यू जीरो हो जाएगी, इतना ही, वो दैट इज नॉट पॉसिबल। इधर दो रो के एलिमेंट, हमने क्या कहा, कोई भी ऑपरेशन में तुम रो रो को साथ में ले सकते हो, कॉलम कॉलम को लोगे, इसीलिए कहा जाता है एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन। ऐसा नहीं करना है कि रो में कॉलम और कॉलम में रो का मिक्सिंग करना स्टार्ट कर दी, फिर गलत हो जाएगा। रो के साथ रो ही चलेगा, कॉलम के साथ कॉलम ही रहेगा। तो रो के एलिमेंट को कंपेयर किसके एलिमेंट से करोगे, रो के ही एलिमेंट से करोगे। कॉलम के एलिमेंट को किससे कंपेयर करोगे, कॉलम के ही एलिमेंट से कंपेयर करोगे। और कोई भी दो सिमिलर रो या दो सिमिलर कॉलम के एलिमेंट सेम मिल जाएंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स कम्स आउट टू बी जीरो। इज दैट ओके? नाउ राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मान लो कोई एक डिटर्मिनेंट्स दिया गया है, लेट अस अज्यूम A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये आपको कोई डिटर्मिनेंट्स दिया गया है, ठीक है ना। अगर मैं रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर दूं, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर दूं, जिसको हम लोग बेसिकली मैट्रिक्स में जब पढ़ोगे तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज कर देना, है ना। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट द रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो। तो देखो जरा, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर रहा हूं। फर्स्ट रो के एलिमेंट यहां क्या है, A1 B1 C1। अब वो फर्स्ट रो के एलिमेंट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में, तो वो क्या बन जाएगा, A1 B1 C1। सेकंड रो के एलिमेंट क्या है, A2 B2 C2। तो अब वो सेकंड कॉलम के एलिमेंट हो गए, दैट इज A2 B2 C2। थर्ड रो के एलिमेंट क्या है, A3 B3 C3, उसको मैंने थर्ड कॉलम के एलिमेंट लिख लिए, A3 B3 C3। समझ गए? अब इसमें यह चीज नहीं करनी है कि सर मान लो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को चेंज कर ले रहे हैं और एक रो को छोड़ दे रहे हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो को कॉलम में कर ले रहे हैं और तीसरे को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो सारे रो को कन्वर्ट होगा, है ना। समझ में आ रही मेरी बात? बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? तो अगर हम जब ट्रांसपोज कर देते हैं, इसको ट्रांसपोज वर्ड कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज का मतलब होता है कन्वर्ट रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, ओके। तो ट्रांसपोज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट्स मिलता है, ध्यान से समझो, ट्रांसपोज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट्स मिलता है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट्स है उसकी वैल्यू सिमिलर आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होता है ना। मतलब कि जो वैल्यू इस डिटर्मिनेंट्स की आएगी बिल्कुल सेम वही चीज इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू भी आएगी। तो आफ्टर ट्रांसपोज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट्स डज नॉट चेंज। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बोलो भाई। तो अब इनको बेसिस पे, इन जितने अभी हम लोगों ने जो थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ी, तो इसकी बेसिस पे हम लोग कुछ दो चार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करा जाएगा। अब जैसे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, तो आपको इसको एज एन स्टैंडर्ड रिजल्ट याद भी रखना होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है,
1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अब हमको ये वैल्यू सॉल्व करनी है, बोलो भाई। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो अब क्या करेंगे, पहला स्टेप मेरा क्या मेरे माइंड में आना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बना लिए जाए सर, है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर जीरोस में बना रहा हूं तो मैं देखो क्या करने जा रहा हूं, फर्स्ट कॉलम में मैं सेकंड कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। मैं मतलब क्या ऑपरेशन करने जा रहा हूं, C1 को कन्वर्ट कर रहा हूं C1 माइनस C2। ओके, तो देखो जरा सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये चीज क्या बनेगी, ये चीज क्या बनेगी, जल्दी जल्दी बोलो, और ये क्या बनेगा। ओके, इसी में मैं दूसरा ऑपरेशन करने जा रहा हूं कि C2 को मैं लिख रहा हूं C2 माइनस C3। आप एक ही बार में कई ऑपरेशन कर सकते हो, है ना। तो अब मैं C2 को कैसे लिख रहा हूं, आफ्टर दिस वन वी आर डूइंग दिस वन। समझ में आ रही मेरी बात, आफ्टर दिस वन मतलब पहले हम इसको करेंगे, आफ्टर दैट वी विल डू दिस वन। तो अब मैं C2 को क्या लिखने जा रहा हूं, C2 माइनस C3, यानी C2 में C3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो इसको इसमें सब्ट्रैक्ट क्या क्या आया, 0, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया, एक रो को मैं या एक कॉलम को तो मैंने कहा इंटैक्ट बिल्कुल वैसे ही रहने देना है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1z z स्क्वायर, एक हमको ये मिला, है ना। अभी भी हम क्या करेंगे, अब देखो फर्स्ट कॉलम से अगर तुम देखो तो तुमको x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है। तो हम इससे कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि एक रो के या एक कॉलम के एलिमेंट से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, बोलो भाई। तो ये क्या आ जाएगा, क्या क्या कॉमन आ रहा, और कुछ कॉलम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, जल्दी बोलो। सेकंड कॉलम से y माइनस जेड बाहर दिख रहा है। तो फर्स्ट से अगर तुमने x माइनस वाई कॉमन लिया तो देखो क्या बना, 0, बोलो यहां क्या आ जाएगा 1, इस जगह क्या आ जाएगा x प्लस वाई, वेरी गुड। इसमें हमारा बताओ 0 1 y प्लस जेड, और ये क्या बनेगा 1z z स्क्वायर। हाँ जी, z कॉमन ले लोगे भैया, 1z और z स्क्वायर में z कहां से कॉमन आएगा, अरे भैया एक कॉलम को पूरा देखा जाएगा, नींद से उठो, नींद से उठ जाओ, ये इज इट ओके, नहीं समझ में है यार, यहां तक क्लियर है। अब हम किसके अगेंस्ट एक्सपेंड करेंगे, खुद से बताओ, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लें, बोलो भाई। तो अगर मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं तो देखो जरा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, अब इससे मैं एक्सपेंड कर रहा हूं तो दिस मल्टीप्लाइड बाई देगा तो 0, दिस मल्टीप्लाइड 0, अब क्या आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई देखो, ये क्या साइन के साथ चलेगा, प्लस, ये माइनस, ये प्लस। समझ में आ रही मेरी बात। तो अब इस 1 के अगेंस्ट में चलोगे तो क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये क्या देगा y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, y कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया z माइनस एक्स। तो ये पूरी चीज क्या है गई, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट कम्स आउट टू बी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स बाई डूइंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। नहीं समझ में आया। और ये आप स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखेंगे, है ना, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो याद रखना कि 1x एक्स स्क्वायर, अच्छा अब यही चीज मान लो अगर ऐसे लिखी होती तो ये क्या वैल्यू रहती, सेम। तो इसकी वैल्यू यही होती, क्यों, क्योंकि रो को कॉलम और कॉलम को रो में मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, बोलो। अच्छा, एक प्रॉपर्टी यहां पे और नोट कर लो, प्रॉपर्टी में जहां मैं प्रॉपर्टी अभी आपको बता रहा था, तो एक प्रॉपर्टी और याद करो, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट्स में, ध्यान देना, किसी भी डिटर्मिनेंट्स में आप कोई भी दो रो को और या दो कॉलम के एलिमेंट को इंटरचेंज करोगे, है ना,
when you interchange the element of any two row or any two column, then the value of the determinants will be minus of the original one. देखो समझो, अगर तुमको दिया है डेल्टा इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अब मैंने क्या कहा, किसी भी दो एलिमेंट को, रो के एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर रहा हो या कॉलम को, है ना। तो जैसे मान लो कि मैंने नया डेल्टा लिखूं, डेल्टा डैश, और वो डेल्टा डैश में मैंने A1 और A2 को इंटरचेंज कर दिया है, A1 और A2 कह रहा हूं पहले, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो बोलो क्या बनेगा, B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। ओके, ये मैंने क्या किया, इसमें इंटरचेंज कर दिया दो कॉलम के एलिमेंट को आपस में, है ना। किसी भी दो कॉलम और कोई दो रो, मान लो कि एक और मैं डेल्टा डैश ऐसे डबल डैश बना रहा हूं जिसमें मैं इन दोनों को R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो दिस इज A1 B1 C1, ये हो जाएगा A3 B3 C3, और ये हो गया A2 B2 C2। ओके, तो इनमें जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएगी वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट्स के माइनस साइन के बराबर होगी, यानी कि डेल्टा डैश इज इक्वल टू डेल्टा डबल डैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। समझ में आया? अगर किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट को इंटरचेंज करोगे तो जो नई डिटर्मिनेंट्स बनेगी उसकी वैल्यू ओरिजिनल डिटर्मिनेंट्स का नेगेटिव साइन के बराबर होगा। ओके, फिर हाँ बिल्कुल, अब इसके बाद मान लो तुमने इसमें इसको चेंज कर दिया तो फिर से वो ओरिजिनल के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल, किसी को भी चेंज करोगे, एक बार जैसे चेंज करोगे तो वो क्या साइन आ जाएगा, माइनस, फिर उसके बाद चेंज करोगे तो फिर क्या साइन आ जाएगा, अगला माइनस। ठीक, अब एक ये नया क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आपको याद रखना है कि प्रूव करो कि 1x x क्यूब 1y y क्यूब 1z z क्यूब, इसकी वैल्यू जो होगी वो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर होगी। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहला चीज वही, डिटर्मिनेंट्स में सिंपल एक ही तरीका है, क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाना, है ना। और उसके लिए अपन क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। तो डेल्टा इज इक्वल टू, अब जरा देखो, अब जल्दी जल्दी बताओ मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं क्या करने जा रहा हूं कि C3 माइनस C2 कर रहा हूं, C3 में C2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और इसको मैं इंटैक्ट रख ले रहा हूं 1x x स्क्वायर, और C2 में C1 को भी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो C2 में C1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बोलो क्या मिलेगा, 0, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, y माइनस एक्स, यहां पे क्या मिलेगा, y क्यूब माइनस एक्स क्यूब। क्या ये बात समझ में आ रही? और साथ ही साथ मैं C3 माइनस C2 कर रहा हूं तो ये क्या बनेगा, 0 z माइनस वाई एंड z क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी मैं कुछ भी कर लूं। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? अब मेरे को क्या कॉमन दिख रहा है, y माइनस एक्स एंड z माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लो, y माइनस जेड वाई माइनस एक्स है, y माइनस एक्स, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, z माइनस वाई। तो क्या बनेगा मेरा डिटर्मिनेंट्स, 1x x स्क्वायर, यहां पे क्या है 0, y माइनस एक्स कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा 1, y क्यूब माइनस एक्स क्यूब में से y माइनस एक्स कॉमन ले लिया है तो क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इज दैट ओके? y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहां पे क्या बनेगा 0,
1 और यहां पे क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। ओके, अब मैं किसके अगेंस्ट इसको वो करने जा रहा हूं, फर्स्ट रो के अबाउट। फर्स्ट रो के अबाउट अगर करेंगे तो दिस और दिस गोज आउट, 1 इंटू दिस माइनस दिस। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई दिस माइनस दिस। ये तो समझ में आ गया होगा, बोलो। तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। तो अब जरा देखो, ये बनेगा y माइनस एक्स जेड माइनस वाई। अब इसमें देखो जरा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, और वाई जेड माइनस एक्स वाई, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का y अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये z माइनस एक्स लिखा है। बोलो, है ना? अब इस पूरे से क्या कॉमन आएगा, z माइनस एक्स, तो क्या बचेगा, अगर मैं z माइनस एक्स कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। तो ये देखो क्या बन गया, अब इसको मैं लिख रहा हूं, देखो x माइनस वाई, दिस इज y माइनस जेड लिख सकते हैं, दोनों से माइनस माइनस ले लिया इस फॉर्म में लाने के लिए, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और यहां पे ऑलरेडी मेरा z माइनस एक्स था तो इंटू माइनस एक्स, तो क्या बच गया, x प्लस वाई प्लस जेड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट्स। बोलो, क्लियर है? समझ में आया कि किस तरीके से हम इसको एक्सपेंड करेंगे? क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 1 वाई स्क्वायर वाई क्यूब 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब की वैल्यू ये होगी। इसकी वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे अब हम लोग? सेम, तो आई थिंक ये अब आप कर लोगे हैं, तो इसको आपके लिए होमवर्क है, यू पीपल जस्ट डू इट बाय योर ओन। नेक्स्ट, let a b c be the positive and not all equal, then the value of the determinants come to be a negative। ये आपको प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निगेटिव होगी। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? अब देखो ध्यान दो इसको, अब हमको इस डिटर्मिनेंट, एक्चुअल में मेरे को क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ओके, देखो मैं पहले डिटर्मिनेंट्स लिख रहा हूं, a b c b c a सी ए बी। कुछ दिमाग में चला? नहीं चला। अगर तुम देखो, मैं फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर रहा हूं, मींस आई एम जस्ट डूइंग C1 को मैं लिख रहा हूं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बताओ C1 क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, दिख रहा है? बोलो। और फिर मैं उस a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि वो सारे फर्स्ट कॉलम में वही एलिमेंट होंगे। तो मैं क्या a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेके, समझ में आ रही मेरी बात? अब क्या बनेगा, 1 1 1, ये तो दोनों इंटैक्ट वैसे मैंने लिखे हैं, बी सी ए एंड सी ए बी। क्या ये समझ में आया कि नहीं? हमने पहला ऑपरेशन ये किया और उसमें a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया। अब देखो मेरे पास 1 1 1 बन गए। जैसे ही मेरे पास 1 1 1 बन गए तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है, भैया जीरो बना सकते हैं आराम से। नहीं, कैसे जीरो बनेंगे? सबट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो चलो इसमें सबट्रैक्शन हम लोग लगा दें। तो दिस इज a प्लस बी प्लस सी, मैं पहले ऊपर वाले को इंटैक्ट ऐसे ही रख रहा हूं, 1bc। इसको इसमें घटाओगे तो ये क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, जीरो। यहां पे क्या बनेगा, c माइनस बी, यहां पे क्या बनेगा, a माइनस सी, ये क्या आ जाएगा, जीरो।
ये क्या आएगा, इसको घटा रहे हो ना, तो a माइनस सी, और यहां पे b माइनस ए। बोलो, अब ये तो लिख लेना यहां पे कि मैं क्या ऑपरेशन कर रहा हूं, ये आप अपना कॉपी पे लिख लीजिएगा। नहीं समझ में आया है ना? एक्सपेंड करोगे तो ये एक्सपेंशन कैंसिल करेगा, तो ये क्या देगा, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई दिस इंटू दिस, दैट इज c माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई b माइनस ए माइनस a माइनस सी का होल स्क्वायर। ये बन गया। बोलो, यहां तक क्लियर है? इसको, अब इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं इस जगह पे, तो a प्लस बी प्लस सी, अब जरा देखो ये क्या बनेगा, बी सी, जल्दी बोलो क्या क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये माइनस 2ac और माइनस तो प्लस का 2ac हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू आ गई a प्लस बी प्लस सी। अब जरा देखो इसकी वैल्यू में क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा, क्योंकि ये प्लस का 2ac और ये माइनस का ac विल गिव यू द प्लस का 2ca, है ना? अब इस पूरे से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो ये चीज देखो क्या बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बोलो भाई, है ना? हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये निगेटिव होगा? हमको तो प्रूव करना है बेसिकली द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज निगेटिव। अब देखो ये चीज हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि ए बी सी पॉजिटिव, और ये निगेटिव है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये चीज सर पॉजिटिव आए। बोलो, तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे? तो अब जरा गौर करना हमेशा, माइनस, और इसको याद रख लेना, बाई 2 से डिवाइड करोगे तो देखो ये क्या बनेगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इस एक्सप्रेशन को हमेशा याद रखोगे तो ये चीज बन जाती है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। और ये आप याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, इसका बहुत जगह मैथ्स में यूज होगा, है ना? देखो ये ए स्क्वायर और यहां का ए स्क्वायर 2a स्क्वायर दे देगा, यहां का बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर 2b स्क्वायर देगा, ये सी स्क्वायर 2c स्क्वायर दे देगा, और ये क्या देगा, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्लियर है? अब ये नंबर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, दिस नंबर इज ऑलवेज, so the value of the determinants comes to be negative. Is that okay? और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी याद रखो, कि ये सब इसलिए याद रखना है क्योंकि एग्जाम में देखो तो अब इसको तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आप करेंगे, है ना? जब भी साइक्लिक, ध्यान रखना साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ए बी सी सी ए बी, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, साइक्लिक ऑर्डर है ए बी सी बी सी ए सी ए बी। ये अगर साइक्लिक ऑर्डर है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा ये आती है ना? अच्छा, अब एक चीज याद रखो, क्लास 10th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस, क्लास 10th में आपने एक ये एक्सप्रेशन याद किया होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू कितनी होती थी, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बोलो, ये ओके, ये
तो अब जरा देखो, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही चीज तो ये लिखी हुई थी यहां पे विद माइनस साइन। तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी? 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी ये याद रखना है, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये नंबर हमेशा नेगेटिव होगा। दिस नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि अपन लोग ने भी चेक कर रखा है। समझ में आ गई बात? बोलो। तो वो आपसे हो सकता है कि कह दे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन, ओके, या इसी तरह से वो कह दे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। समझ में आ रही है? तो ये चीज को ध्यान देना है आपको, ओके। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको कहता है कि x के लिए सॉल्व करो, कि सॉल्व फॉर x। तो एक्चुअल में तुम्हें इसमें से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। तो अब इस इक्वेशन को तुम सॉल्व कैसे करोगे? डिटर्मिनेंट्स में सिर्फ एक ही चीज है, क्या? अपन को मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने हैं, जितने ज्यादा जीरो बना लो, है ना। तो कैसे करा जाए इसको भाई? अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं पहले इसको तो मैं सच ऐसे ही लिख दे रहा हूं, दैट इज x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8। मैं C2 में -2C1 कर दे रहा हूं। वाई आई एम डूइंग -2C1? क्योंकि x मेरा कैंसिल हो जाए, जो वेरिएबल है उसको खत्म कर देते हैं। तो देखो अब ये 2 हमने अपनी तरफ से ले आए हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो जरा C2 में -2C1 करा तो 2x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 4, तो क्या बनेगा? 2x माइनस 3 माइनस 2 टाइम्स x माइनस 2, तो क्या आ गया? 1 आ जाएगा। तो यहां पे आ गया 1, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 2x में से 2x चला गया, माइनस का 9 है और ये आ जाएगा माइनस का प्लस का 8, तो -1 होगा। बोलो भाई, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 27 होगा माइनस का और प्लस का होगा 16, तो 27 16 11 माइनस का। इज दैट ओके? अब मैं क्या करने जा रहा हूं, C3 को बताओ क्या लिखूं? C3 माइनस 3C1, C3 माइनस 3C1। तो जैसे ही इसको 3C1 करोगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 6 होगा तो ये 2 दे देगा, ये क्या देगा? 12, यहां प्लस का 12 होगा तो 4 दे देगा, माइनस का 4 हो जाएगा ना, और यहां पे हो जाएगा माइनस का 24, तो ये होगा इधर प्लस का 24, तो -64 प्लस 24, तो दैट इज -40। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? दिस इज इक्वल टू 0। अब हम रो वाइज ऑपरेशन कर लें, हम x को जितना ज्यादा से ज्यादा कम कर सकें, है ना। तो रो वाइज ऑपरेशन हम कर लें। तो रो वाइज ऑपरेशन में क्या होगा, मैं फर्स्ट रो को सच ऐसे ही लिख रहा हूं, दैट इज x माइनस 2 1 2। अब क्या करोगे? दिस माइनस दिस, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं, तो -4 माइनस 2 क्या बनेगा? -2। हम R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो R2 माइनस R1 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? -2। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बनेगा? -2 यार, -1 -2, तो दैट इज -2। बोलो भाई, नहीं समझ में आ रही क्या बात? और ये है -4 और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो -6। इसी तरह से मैं इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, तो ये क्या बनेगा? माइनस का 4 -4। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 10, और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -36 इज इक्वल टू 0। अब देखो मेरा सिंपल एक x माइनस 2 बचा। अगर हम यहां पे एक्सपेंड अगर नॉर्मली करते तो ये कौन सी इक्वेशन बनती? क्यूबिक, क्योंकि इस x वाले के साथ ये स्क्वायर मल्टीप्लाई होता तो क्या बनाता? क्यूबिक। उसको हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करके एक सिंगल में ले आए हैं, है ना। बोलो,
अब आप चाहो तो यहीं से एक्सपेंड कर लो, या इसमें और भी मैक्सिमम जितने जीरो बना सकते हो आप बनाएं। तो मैं चलो मान लेता हूं मैं यहीं से एक्सपेंड कर रहा हूं, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं। तो फर्स्ट रो से क्या होगा, देखो x माइनस टू का मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, तो ये कितना होगा 72 माइनस 60, -60 हो जाएगा ना, माइनस इसके साथ माइनस आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो वो कितना होगा 72 माइनस 24 और प्लस 2 टाइम्स इसके साथ क्या होगा दिस इंटू दिस, दैट इज 20 माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 0। 72 माइनस 60 12, तो 12 टाइम्स x माइनस 2, ये कितना आया, कितना आएगा 48 माइनस का 48, और ये कितना आएगा प्लस का 24, बोलो। तो इसको मैं कह सकता हूं 12 टाइम्स x माइनस 2 माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। 12 से डिवाइड कर दिया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x कम्स टू बी, वही तुमको ये आंसर दिया था, x इज इक्वल टू 4। तो फाइंड सॉल्व फॉर x, तो द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 4, है ना। तो हमने बेसिकली क्या किया इसमें, नथिंग, ओनली बेसिक प्रॉपर्टीज यूज करी, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, एंड ट्राई टू मेक एज मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरोस यू कैन डू। अब यहाँ पे तुम और भी ऑपरेशन करके तुम जीरोस ला सकते थे, अगर तुमको नहीं लग रहा है कि जीरोस आना थोड़ा टिपिकल टास्क होगा तो फिर उसको एक्सपेंड कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई लेकिन हमको करना पड़ेगा। हम चाहते तो शुरू में ही हम इस चीज को कर सकते थे, लेकिन शुरू में करते तो मेरी इक्वेशन कैसी आती, क्यूबिक, कैलकुलेशन बड़ी हो जाती, तो वो हमको करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना, मिस्टेक के चांस हो सकते थे, और इस तरीके से हम इसको आराम से कर सकते हैं। इज दैट ओके? अब इसके आगे नेक्स्ट टर्म पे बात